नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात की जीन अभियांत्रिकी की जो सामान्य विधि है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। उसके कितने चरण बताए थे हमने? 6 चरण बताए थे। ठीक है। पहला चरण था वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। दूसरा चरण क्लोनिंग वाहक का चयन। तो ये 2 चरण अपने हो चुके। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे चरण की, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। जो पहले चरण में हमने वांछित जीन की पहचान की थी उसको अलग कर लिया था एंजाइम की सहायता से और क्लोनिंग वाहक का भी चयन कर लिया था। अब क्या करेंगे, वो वांछित जीन है उसको क्लोनिंग वाहक है उसमें जोड़ेंगे, उसके साथ में उसका निवेशन करेंगे। तो वांछित जीन को वाहक जीन में जोड़ने के लिए सबसे पहले दोनों जीनों में क्या समान रेस्ट्रिक्शन स्थल बनाए जाते हैं। इसके बाद दोनों को जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ने की जो घटना है उसको बोलते हैं लाइगेशन। लाइगेशन और लाइगेज जो एंजाइम है वो जोड़ने में सहायक है और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लाइगेशन। तो ये तीसरा चरण अपना वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। अभी जो लाइगेशन की जो प्रक्रिया है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मिथाइलेजेज, डीएनए लाइगेजेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और टर्मिनल ट्रांसफेरेजेज। ये सारे जो एंजाइम है लाइगेशन की प्रक्रिया में सहायक है, जिनमें मुख्य रूप से हम ये बात करते हैं लाइगेज जो एंजाइम है डीएनए लाइगेजेज। तो ये तीसरा चरण कौन सा? वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। उसके बाद में जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है उसका चौथा चरण आता है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। देखिए, वांछित जीन ले लिया हमने, क्लोनिंग वाहक में निवेशन भी करवा दिया, तो वो जीन हैं वो आपस में जुड़ गए। तो इस प्रकार का जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए। इस प्रकार का डीएनए क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए। अब ये जो पुनर्योगज डीएनए है इसको किसमें वृद्धि करवानी है? परपोषी कोशिका में इसका गुणन करवाना है, वृद्धि करवाना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेश करा करके उसका गुणन 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें एक विधि है रूपांतरण और दूसरी विधि है पारक्रमण। ठीक है। तो ये रूपांतरण और पारक्रमण ही केवल विधियां हैं अपने, उनको नाम ध्यान में रखना आपको। एक विशेष नोट लिखा हमने यहाँ पर, परपोषी के रूप में मुख्यतः ई कोलाई जो जीवाणु कोशिका है, इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई जीवाणु कोशिका है, उसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? परपोषी के रूप में। ई कोलाई में पुनर्योगज जो डीएनए है उसका हम क्या करते हैं? गुणन करते हैं। और यही अपना चौथा चरण था, क्या कि पुनर्योगज जो डीएनए है उसका परपोषी कोशिका में गुणन। जैसे यहाँ पर परपोषी कोशिका क्या लिया हमने? ई कोलाई जीवाणु कोशिका। तो ये अपना बड़ा टॉपिक था जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि, और सबसे उसमें प्रमुख विधि थी पुनर्योगज डीएनए तकनीक, और उसके 6 चरण थे। तो 4 चरण हम पढ़ चुके। नेक्स्ट 5वां चरण है क्लोन की गई, गुणन करवा लिया हमने। चौथे चरण में क्या किया? पुनर्योगज डीएनए का गुणन करवाया, क्लोन करवाया। तो जो क्लोन की गई जीन है उसकी पहचान करेंगे और फिर अन्य जीवों में स्थानांतरित करेंगे। तो इसके चरण हैं, सबसे पहले जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है, इससे पहले वाला जो चरण था, ठीक है, वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है तो उसके साथ साथ में कई अवांछित उत्पाद भी वो भी प्राप्त हो जाते हैं। भाई जोड़ा तो हमने वांछित जीन को था पर उसके साथ में कुछ अवांछित हैं वो उत्पाद भी प्राप्त होते हैं।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको हटाएंगे। इन अवांछित उत्पाद हैं उनको हटाने के लिए जो परपोषी कोशिका है, जैसे ई कोलाई लिया हमने, परपोषी कोशिका है उसमें पुनर्योगज जो डीएनए है उसका चयन करने के लिए विशेष प्रकार के जीन का प्रयोग किया जाता है। भाई पुनर्योगज डीएनए का चयन करना में अवांछित उत्पाद को हटाना है। तो ये जो विशेष जीन है, कौन सा जीन, पुनर्योजी डीएनए का चयन करने के लिए जो विशेष जीन है उस जीन को क्या बोलते हैं, मार्कर जीन। उस जीन को क्या कहेंगे, मार्कर जीन, जो रूपांतरित कोशिकाओं में विशेष लक्षण उत्पन्न करती है, ये जो मार्कर जीन है। और मार्कर जीन का एक उदाहरण पूछा जाए तो वो है कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन। मार्कर जीन का उदाहरण क्या है, कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन। मार्कर जो जीन बताई हमने, उसके अलावा भी कुछ जीन होती हैं जो क्या कार्य करती है, जो कोशिका में विशेष लक्षण हैं वो प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो विशेष लक्षण प्रदर्शित करने वाली जीन हैं उनको क्या कहते हैं, रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन। और रिपोर्टर जीन का एक उदाहरण है LUC, ल्यूसीफरेज जिसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो ल्यूसीफरेज जीन है उस जीन का क्या कार्य है, किस में उपस्थित है, तो ये जुगनू में उपस्थित है। और जुगनू जो आप देखेंगे रात के अंधेरे में तो वो जलता हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी जैव प्रतिदीप्तीकरण। जैव प्रतिदीप्तीकरण। तो ये किसके कारण है, ये LUC जीन के कारण है। तो ये तो बताया हमने कि भाई मार्कर जीन के अलावा कुछ जीन ऐसे भी है जो विशेष लक्षण, जैसे अब ये जुगनू में विशेष लक्षण हो गया, तो ये विशेष लक्षण उत्पन्न करने वाली जो जीन हैं उन जीन को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टर जीन। ठीक है। तो ये 5वां चरण था अपना पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का 5वां चरण। और इसका अंतिम और लास्ट चरण वांछित जीन की अभिव्यक्ति। वह सारा कार्य कर लिया हमने, वांछित जीन की पहचान की, उसको अलग किया, वाहक का चयन किया, फिर वाहक में उसको डाला, फिर परपोषी कोशिका में उसका गुणन करवाया। ठीक है। फिर क्लोन की गई जीन की पहचान की, मार्कर जीन के रूप में, रिपोर्टर जीन के रूप में। यहाँ तक 5 चरण। छठा चरण है वांछित जीन की अभिव्यक्ति। वांछित जीन से प्राप्त जो क्लोन जीन है, जो सबसे पहले हमने वांछित जीन की पहचान की, फिर उसका क्या किया, गुणन करवाया, मतलब उसके क्लोन बनाए। ठीक है। तो क्लोन जीन को ई कोलाई से प्राप्त करके, परपोषी कोशिका ई कोलाई ली थी हमने, तो ई कोलाई से प्राप्त कर उसे किसी सूक्ष्म जीव, पादप या जंतु उसमें डाल करके, प्रवेश करवाकर या निवेशित करवाकर उससे वांछित उत्पाद प्राप्त करना। भाई उस जीन का क्या उपयोग है, उस जीन से कौन से उत्पाद बनाए जाते या बन सकते हैं, तो उन वांछित उत्पादों को प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। एक बार पुनः समझें। सबसे पहले वांछित जीन की पहचान की, उसके क्या बनाए गए, क्लोन बनाए गए। किससे प्राप्त किए क्लोन, ई कोलाई से। ठीक है। अब वो जीन के जो क्लोन अपने पास उपस्थित हैं उन जीन के क्लोन को, या कह सकते उन जीन को किस में प्रवेश करवाया, कोई सूक्ष्म जीव में, कोई पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में निवेशित करवा दिया। और निवेशित मतलब उसमें प्रवेश करा दिया, डाल दिया। तो उस जीन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, वो उत्पाद प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, इंसुलिन है हार्मोन, ठीक है, प्राकृतिक रूप से बनता अपने, परंतु यदि मान लो किसी में इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो उसमें शर्करा मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसके लिए एक नाम आया था, पहले भी आपने ध्यान दिया हो तो, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन क्या है, इंसुलिन तो प्राकृतिक
हार्मोन है और ह्यूमुलिन कोई विशेष जीन के द्वारा बनाया गया है, तो इसका भी वही कार्य जो इंसुलिन का है। तो इस प्रकार से ये जो बनाया गया क्या, ह्यूमुलिन। तो इसका उदाहरण देखिए, वांछित जीन की अभिव्यक्ति में ई कोलाई था, उसमें किसका उत्पादन, इंसुलिन का उत्पादन, और ई कोलाई में जो इंसुलिन उत्पादन की जाती है उसी इंसुलिन को नाम दे दिया ह्यूमुलिन। ठीक है। फिर एक परिभाषा आती है ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु। छोटी सी परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा है। ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु, एक शब्द और होता है ट्रांसजीन। ट्रांसजीन मतलब वे पादप या वे जंतु जिनमें क्या उपस्थित हो, विजातीय डीएनए, किसी दूसरी जाति से डीएनए को उसमें प्रवेश कराया, फिर उन जीनों से कुछ विशेष उत्पाद प्राप्त करने, तो ये सब कार्य है। तो ये विशेषतः पादपों में ज़्यादा उपयोगी है। तो वो पादप तो क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक पादप। और यदि जंतुओं में इस प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है विजातीय डीएनए डाल करके, तो वो जंतु क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है cDNA, जिसको बोलते हैं पूरक डीएनए। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको आप ध्यान से सुने और समझे। आरएनए की रज्जुक पर, आपको पता है डीएनए आरएनए किससे बने होते हैं, रज्जुक से। जैसे आरएनए तो क्या होता है, एक रज्जुक होता है। ठीक है। डीएनए है वो क्या है, इस प्रकार से द्विरज्जुक है। तो आरएनए की रज्जुक है, उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यह एंजाइम का नाम है, आरएनए की रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा निर्मित डीएनए की प्रति, वो क्या कहलाएगा, पूरक डीएनए। ठीक है। आरएनए के रज्जुक पर एक विशेष एंजाइम द्वारा, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसके द्वारा निर्मित डीएनए की कॉपी, प्रति, तो वो प्रति है, कॉपी है, वो क्या कहलाएगा, पूरक डीएनए। फिर नेक्स्ट परिभाषा है cDNA लाइब्रेरी। भाई cDNA बना लिया हमने, पूरक डीएनए बना लिया, और लाइब्रेरी शब्द और इसमें जुड़ा है, तो इसका क्या अर्थ है, जीन क्लोनिंग, जीनों की क्लोनिंग कर ली हमने वाहक में डाल करके। तो जीन क्लोनिंग द्वारा किसी जीव के समस्त अथवा कई पूरक डीएनए को, जो पूरा उसका डीएनए है, या फिर कई जो cDNA हमने बनाए हैं, पूरक डीएनए बनाए हैं, उन सब को परपोषी कोशिका में डाल दिया, निवेशित करवा दिया, और निवेशित करवाकर संधारित करने को, संधारित का मतलब उसका क्या क्या उसमें रोल है, क्या क्या उसके कार्य हैं, तो ये सब अध्ययन करना वो किसके अंतर्गत आता है, cDNA लाइब्रेरी। क्या परिभाषा है, जीन क्लोनिंग की, उसके द्वारा किसी भी जीव के समस्त डीएनए को कह दें, या कई बहुत सारे पूरक डीएनए ले लें, उनको किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करा दें, और फिर उनका क्या रोल है वो पता लगाना, तो वो क्या है, cDNA लाइब्रेरी। अब cDNA लाइब्रेरी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके चरण है। पहला चरण है, सर्वप्रथम एक क्रियाशील प्रोटीन निर्माण करने वाली ऐसी कोशिका लेंगे जो क्या उत्पन्न करती हो, क्रियाशील प्रोटीन उत्पन्न करती हो। ठीक है। उस कोशिका को ले लेंगे और उस कोशिका से क्या प्राप्त करेंगे, mRNA। अब ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो क्रियाशील प्रोटीन निर्माण करती हैं, तो उसका उदाहरण बताया, पौधों की जो जड़ की कोशिकाएं हैं, पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं, या फिर स्तनधारियों के अंडाशय की जो कोशिकाएं हैं, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं, ये कोशिकाएं क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है। तो पहला चरण ये है कि इस प्रकार की कोशिकाओं को लेकर के उनसे क्या प्राप्त करें, mRNA, मैसेंजर आरएनए के 3 टाइप पढ़े थे हमने,
कक्षा 11 में, तो उनमें से एक था mRNA, मैसेंजर आरएनए, वो प्राप्त कर लिया। दूसरा चरण क्या है, mRNA जो प्राप्त किया था उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, mRNA अणु से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसकी सहायता से क्या बना लेंगे, cDNA बना लेंगे। ये अभी ऊपर पढ़ा भी हमने परिभाषा cDNA की परिभाषा में। तो उससे क्या बन जाएगा, पूरक DNA, cDNA। ठीक है। तीसरा चरण, जो cDNA बना है उसको वाहक में प्रवेश करा करके उसका क्लोन कर लिया जाता है और क्लोन करके किसी जीवाणु कोशिका में उसको प्रवेश करा दिया जाता है। तीसरे चरण में क्या किया, cDNA बन गया, उसको वाहक में प्रवेश करवाया, प्रवेश करवाकर उसका क्लोन प्रति बनाई, क्लोन बनाई और फिर उसको जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया गया। फिर चौथे चरण में क्या है, जीवाणु कोशिका में प्रवेश के बाद cDNA का प्रोब द्वारा संकरण करवा दिया गया और उसकी पहचान करके उसको विशिष्टीकरण कर लिया कि भाई इसका क्या कार्य है। ये अभी परिभाषा पढ़ेंगे हम, प्रोब क्या है, आगे नेक्स्ट परिभाषा आएगी। कुछ संकेत हैं DNA को पहचानने वाले, तो वो आगे परिभाषा आएगी। तो इस प्रकार से cDNA लाइब्रेरी है, उसके ये 4 चरण हैं। अब इसका उपयोग क्या है, cDNA का जो उपयोग है, पूरक DNA है, उसका उपयोग किस में करते हैं, यूकैरियोटिक जीन, कोशिकाएं पढ़े आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो जीन हैं उन जीन के प्रोकैरियोट्स में अभिलक्षण करने के लिए, उनमें लक्षण प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी का क्या अर्थ है कि कोई भी जीव है उसका संपूर्ण जीनोम, जो जीन है उसके, उनका पूरा जो समूह है वो क्या कहलाएगा, जीनोम। तो किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनित खंडों का संग्रह, संपूर्ण जीनोम है उसका क्लोन बना लिया, तो उन क्लोनित खंडों का जो संग्रह है वो संग्रह क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है। फिर बात आती है कि भाई जीनोम क्या है, तो किसी जीव के संपूर्ण अगुणित DNA समुच्चय, और DNA में क्या है, जीन है, तो किसी जीव के संपूर्ण अगुणित DNA समुच्चय को उस जीव का क्या कहते हैं, जीनोम, जिसको संजीन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो जीन लाइब्रेरी का जो निर्माण है, जीन लाइब्रेरी का जो निर्माण है वो एक कोशिका से उसका संपूर्ण DNA निकाल कर किया जाता है। एक कोशिका से उसका संपूर्ण DNA निकाल लेंगे और फिर उससे जीन लाइब्रेरी, पूरा जो जीनोम है वो तैयार करते हैं। तो वो किस प्रकार से तैयार करते हैं, सबसे पहले दाता कोशिका ली, मतलब जिस भी कोशिका का हमें संपूर्ण DNA लेना है उसको दाता कोशिका बोलेंगे, उसका हमने संपूर्ण जीनोम निकाल लिया। ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, उससे क्या कर लिए, DNA के खंड कर लिए। संपूर्ण DNA निकाला पहले तो, फिर क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उससे क्या किए, DNA के खंड कर लिए। अब इस DNA खंड को किससे जोड़ना है, वाहक DNA से जोड़ना है। इस DNA खंड को किससे जोड़ना है, वाहक DNA से। अब जोड़ने का कार्य पीछे हमने बताया लाइगेज एंजाइम का है, तो DNA को जोड़ रहा है तो इसका क्या नाम है, DNA लाइगेज। तो ये जो DNA लाइगेज है वो जोड़ देगा DNA खंड को और वाहक DNA को। जब ये जोड़ देगा तो इससे क्या बनेगा, वृत्ताकार पुनर्योगज DNA। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्योगज, और ये वृत्ताकार बनेगा, तो ये बन गया वृत्ताकार पुनर्योगज DNA।
उसके बाद में ये जो वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए बना है उसको किस में प्रवेश करवा देंगे, जीवाणु कोशिका में। ठीक है, जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाने के बाद में वो अपनी जो प्रतिलिपियां बढ़ाएगा, जिसको बोलेंगे बहुलीकरण, निवय के रूप में, कॉलोनी, समूह के रूप में। ठीक है, और उस बहुलीकरण की गई जो प्रतियां हैं उनको डीएनए प्रोब द्वारा क्या करेंगे, पहचान करेंगे। और पहचान करने के बाद में फिर उससे क्या बन जाएगा, पूरा जीनोम का एक लाइब्रेरी बन जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।